ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो फिटर थ्योरी की हमारी आईटी फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही थी, उसका पार्ट 31 सॉल्व करेंगे। ठीक है, कई लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर कितने पार्ट आने वाले हैं। तो फिटर फर्स्ट ईयर में आपके टोटल 32 पार्ट आने वाले हैं। तो इसके बाद एक पार्ट और आपका शेष रह जाएगा, जो अगली वाली क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, फिटर फर्स्ट ईयर में 32 क्लास आएगी और सेकंड ईयर में 34 आएगा। फर्स्ट ईयर में सिर्फ 32 क्लासें होंगी। ठीक है, तो चलिए ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मैंने कहा आपको बता देता हूं, लोग परेशान है कि सर कितनी क्लास और कितनी क्लास आओ। तो इसके बाद सिर्फ एक और क्लास आएगी, वही आपका लास्ट होगा। और जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना है www.globalit.org। इस वेबसाइट से बिल्कुल आसानी से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटी। जैसे सर्च करेंगे पहला ही ऑप्शन globalit.org के नाम से मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे नया टैब कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन है सब आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको आईटी कोर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसके नीचे 2-3 ऑप्शन मिलेगा आईटी कोर्स में। देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे फिटर थ्योरी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करेंगे नया टैब इस तरह से ओपन हो जाएगा। नीचे को स्लाइड करेंगे, 2 ऑप्शन है फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिए, नया टैब इस तरह से ओपन होगा। फिर नीचे को स्लाइड करेंगे और यहाँ हमें मिल जाएगा फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर के नाम से पीडीएफ। कई सारे पार्ट अपलोड है, एक पार्ट में 50 क्वेश्चन है। किसी भी पार्ट पे आप क्लिक कीजिए, तुरंत का तुरंत डाउनलोड हो जाएगा बिना देरी के, अगर नेट अच्छा हो तो। ठीक है, चलिए ये बात हो गई हमारी। अब चलेंगे हम लोग आज के अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार का ऑपरेशन किया जा रहा है। यहाँ पे फिगर दिखा रखा, पूछ रखा है कि ये कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पे भाई क्या हो रहा है, ग्रुप काटा गया, लेकिन कैसा ग्रुप है। तो हम देख रहे हैं ये जो बॉडी, ये टूल हो गया हमारा। टूल की भी आकृति देखे तो ये कैसे है, वी की आकृति जैसे। भाई वी ऐसे ही तो था, तो वी आकृति जैसा टूल भी है, और ये जो ग्रुप्स भी कटा है, यह वी आकृति का ग्रुप कटा हुआ है। इसका मतलब कौन सा ग्रुप काटा गया है, वी ग्रुप काटा गया है। राउंड ग्रुप, तो अगर राउंड में कटा होता, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है आपका, यह जो जॉब है इसके आगे भी राउंड आकृति, अर्ध आकृति, अर्धव्यास की आकृति बनी हुई है, और इसमें जॉब में भी राउंड आकृति कटी हुई है। तो यह हमारा कौन सा कहलाता, तो राउंड ग्रुप कहलाता। स्क्वायर ग्रुप कब कहलाएगा, स्क्वायर ग्रुप तब कहलाएगा जब इस तरह से स्क्वायर ग्रुप, देखिए यहाँ पे क्या 90 डिग्री पे ऐसा स्क्वायर ग्रुप कटा हुआ, और आपका टूल का आकृति भी कैसा है, स्क्वायर जैसा है। अंडर कट भी इसी टाइप से होता है, जो स्क्वायर ग्रुप होता है इसी टाइप से आपका अंडर कट भी होता है। ठीक है, चलिए सारी चीजें क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है, चूड़ी के रूट और क्रेस्ट के बीच के भाग का नाम क्या है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, इस वाले क्वेश्चन में कई बार लोग गलतियां कर जाते हैं। कहां गलती कर जाते हैं, यहाँ पे बोल रहा है चूड़ी के रूट और क्रेस्ट के बीच में। तो दिमाग में जनरली क्या जाता है कि रूट और क्रेस्ट की बात कर रहा है, तो रूट कौन सी होती है। तो हमने बात किया था भाई रूट कौन सा होता है। तो यह देखिए मैंने एक थ्रेड ले रखा, थ्रेड का प्रोफाइल ले रखा है। तो हम लोग बात किए थे कि भाई जो सबसे ऊपर होता है वह क्रेस्ट होता है। क्या होता है, क्रेस्ट, शिखर। क्रेस्ट का मतलब शिखर है, शिखर का मतलब ऊंचाई। तो जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है थ्रेड का, वह क्रेस्ट है। थ्रेड कहां कैसे बनती है, ऐसे बनती है, ऐसे 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 ऐसे। तो ऊपर वाला क्रेस्ट, और जो नीचे वाला जहां से थ्रेड बनना स्टार्ट हुआ है उसको जड़ कहते हैं, रूट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, यह क्रेस्ट हो गया, तो यह जो जड़ हो गई इसका, यह क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। बोला क्या क्वेश्चन में कि रूट और क्रेस्ट के बीच का भाग। तो हमारे दिमाग में जनरली क्या आ जाता है कि भाई रूट और क्रेस्ट, रूट ये हो गया हमारा, ये ऊपर वाला तो ये रूट हो गया, और नीचे वाला क्रेस्ट होगा, तो इसके बीच का भाग। तो हमारे दिमाग में डेप्थ आ जाता है, जबकि डेप्थ दिमाग में नहीं आना चाहिए। डेप्थ कब होता, इस बात को भी समझिए कि रूट और क्रेस्ट के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी अगर बोलता, क्या बोलता, रूट और क्रेस्ट के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी जो है वो क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, तब हम लोग डेप्थ की बात करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में ऊर्ध्वाधर दूरी, या क्योंकि भाई वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे ना, ये आपका क्रेस्ट हो गया, ये हमारा रूट हो गया, तो रूट और क्रेस्ट के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी जो है, वर्टिकल डिस्टेंस जो है, वह डेप्थ होता है। यहाँ वर्टिकल का नाम नहीं लिया, यहाँ बोला चूड़ी के रूट और क्रेस्ट के बीच के भाग को। तो देखिए भाई यह हो गया हमारा रूट, यह हो गया क्रेस्ट, तो रूट और क्रेस्ट के बीच का भाग यह हो गया ना। आ रही बात समझ में, आ रही समझ में, क्या कह रहा है, यह हो गया हमारा भाई क्रेस्ट, यह हो गया रूट, तीन के बीच का भाग यह लाइन हो गया, और इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैंक बोलते हैं। मतलब रूट और क्रेस्ट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो फ्लैंक कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फ्लैंक। बाकी रूट क्या मैंने आपको बता दिया, डेप्थ क्या यह भी बता दिया कि रूट और क्रेस्ट के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी या वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है हमारा, वो हमारा डेप्थ होता है। थ्रेड एंगल की बात करें तो दो फ्लैंक के बीच जो एंगल होता है, यह वाला हमारा फ्लैंक हो गया, यह फ्लैंक हो गया, दोनों फ्लैंक के बीच जो हमारा एंगल बनता है यही एंगल हमारा थीटा होता है, जो कि थ्रेड एंगल होता है। ठीक है, बाकी पिच क्या होता है, तो एक थ्रेड से, देखिए हमारी ये जो थ्रेड बन रही है, तो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड तक की बीच की सीधी दूरी है जो है हमारा क्या है, पिच होता है। यही हमारा क्या होता है, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड तक की जो सीधी दूरी हमारा क्या होता है, पिच होता है।
ठीक है। हेलिक्स एंगल, तो यहाँ पे देखिए हेलिक्स एंगल है हमारा पिच व्यास पर लंब डाला, हेलिक्स द्वारा पिच व्यास पर यहाँ पे जो लंब डाला जाता है और हेलिक्स, इसके बीच जो हमारा एंगल बनता है यही एंगल हमारा क्या होता है, हेलिक्स एंगल होता है। मेजर माइनर डायमीटर की बात करें तो देखिए जो क्रेस्ट, इधर वाला क्रेस्ट सबसे ऊपर इधर है, इधर वाला क्रेस्ट सबसे ऊपर, मतलब दोनों साइड के, इधर का क्रेस्ट इधर का क्रेस्ट, दोनों साइड की क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होगी वो मेजर डायामीटर, बड़ा वाला व्यास कहलाएगा। माइनर डाया कौन सा कहलाता है, तो इधर वाले ऊपर वाले थ्रेड का रूट और नीचे वाले थ्रेड का रूट, तो ये छोटा व्यास बनाएगा तो इसलिए इसको माइनर डाया कहते हैं। दोनों क्रेस्ट के बीच बड़ा व्यास बनेगा और दोनों रूट के बीच छोटा, तो दोनों रूट के बीच जो व्यास होता है वो माइनर डाया, दोनों क्रेस्ट के बीच जो व्यास होता है वो मेजर डाया। और एक हमारा होता है पिच व्यास, जिसे इफेक्टिव डायामीटर भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पिच व्यास है, इफेक्टिव डायामीटर भी, आगे इससे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि पिच व्यास है, इफेक्टिव डायामीटर क्या होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें जो थ्रेड हमारी कटी हुई है, अभी उसमें भी बता देंगे, थोड़ा सा मैं अलग आपको बताता हूँ ना। देखिए यहाँ पे क्या हमारी ये थ्रेड काटी गई है, क्रेस्ट रूट क्रेस्ट रूट क्रेस्ट रूट, ठीक है, इधर आगे क्रेस्ट और रूट क्रेस्ट और रूट क्रेस्ट और रूट क्रेस्ट और रूट, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए क्रेस्ट और रूट, या आपका क्रेस्ट हो गया या रूट हो गया, इसके बीच में एक लाइन खींच लीजिए, क्रेस्ट और रूट के बीच में, इनके आधे पे एक लाइन खींच लिया, वैसे इधर भी क्रेस्ट और रूट के बीच में लाइन खींच लीजिए। यह जो बनेगा हमारा, यह क्या कहलाएगा, यही हमारा पिच व्यास कहलाता है, पिच डायामीटर, पिच व्यास कहलाता है। जबकि एकदम ऊपर वाला जो था क्रेस्ट वाला और इधर वाला क्रेस्ट, इनके बीच का क्या था, तो इनके बीच मेजर डाया था, क्या था, मेजर डाया था, मतलब बड़ा वाला व्यास। माइनर डाया कहां था, तो इधर का रूट इधर का रूट, इनके बीच का जो डाया था यही हमारा क्या था, माइनर डाया था, क्या था, माइनर डाया था। तीनों चीजें क्लियर हुई। मेजर डाया कहां है, माइनर डाया कहां है, मेजर डाया माइनर डाया के बीच में जो डाया आया है वही पिच व्यास है। यहां पे अगर मैं आपको बताना चाहूं तो भाई यह क्रेस्ट है या रूट है, क्रेस्ट और रूट के बीच में एक लाइन खींच दी जाती है, यही इसी पे हमारा लिया जाता है ना, यह लाइन हो गई। वैसे इधर भी क्रेस्ट और रूट के बीच का जो लाइन है, यह जो हो जाएगा हमारा पिच व्यास वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत क्या है, डायल टेस्ट इंडिकेटर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो देखिए डायल टेस्ट इंडिकेटर का, यह मैंने फिगर ले रखा है, यह प्लंजर टाइप वाला डायल टेस्ट इंडिकेटर है। मैं आपको पहले भी बता रखा हूं कि यहाँ पे जो आगे इसका होता है स्टेम होता है, प्लंजर होता है, एनविल होता है। तो इसको जरा सा ध्यान से देखिए, इसमें हो क्या रहा है, यह जो आगे यह एनविल है, यह जॉब पे क्या करता है, हमारा जो जॉब होता है, जॉब के ऊपर यह एनविल चलता है। तो जब हम डायल टेस्ट इंडिकेटर को चलाते हैं तो एक तरह से एनविल जॉब पे कैसे चल रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है। भाई जॉब पे आगे पीछे गति कर रहा है ना, जो नीचे हमारा यहाँ पे एनविल है, एनविल जॉब पे कैसे चल रहा है, तो जो एनविल है हमारा जॉब पे आगे पीछे चल रहा है, आगे पीछे चल रहा है, मतलब लीनियर मोशन, रेखीय गति कर रहा है। लेकिन जो आपको रीडिंग दिखाता है वो कैसे दिखाता है, भाई डायल टेस्ट इंडिकेटर तो हमारा सीधे आगे पीछे जॉब पे चल रहा है, उसको चेक करने के लिए, तो वो कैसा लीनियर मोशन में चल रहा है। लेकिन जो हमारी सुई यहाँ पे घूम रही है वो कैसे घूम रही है, तो गोल गोल घूम रही है, मतलब वो घोड़ी मोशन, रोटरी मोशन में चल रहा है। सुई हमारी रोटरी मोशन दे रही है, कैसी मोशन, घूर्णन गति, रोटरी मोशन दे रही है। सुई हमारा रोटरी मोशन दे रहा है, जबकि हमारा जो एनविल है यह कैसे चल रहा था, लीनियर मोशन, मतलब रेखीय गति में चल रहा है, लीनियर मोशन। अब देखिए तो भाई ये हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर है, हम देख रहे हैं कि भाई ये चल रहा है हमारा लीनियर मोशन में, और हमें जो रीडिंग मिल रही है सुई घूम घूम के रीडिंग दे रही है, मतलब हम लीनियर चला रहे हैं लेकिन हमें रीडिंग मिल रहा है घूम करके, मतलब रोटरी मोशन में मिल रहा है। तो कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जिससे हम लोग लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में बदल सकते हैं, वही मैकेनिज्म इसमें यूज किया गया होगा। तो कौन सा होता है, तो वह होता है हमारा क्या, रैक एंड पिनियन। क्या होता है, रैक एंड पिनियन। पिनियन क्या होता है, तो जो छोटा गियर होता है उसको पिनियन बोला जाता है। पिनियन कोई अलग चीज भूत वगैरह नहीं है, ये गियर ही है, जो छोटे गियर होते हैं उसको हम लोग पिनियन बोलते हैं। रैक क्या होता है, तो देखिए अनंत दांते, एक सीधी रेखा हो और उस पर अनंत दांते कटे हैं, जैसे यह है ना, इस तरह से अनंत दांते कटे हुए अगर कोई पार्ट है, इस दांते की संख्या फिक्स नहीं होती, अनंत होता है, तो ये हमारा रैक कहलाएगा। अब इसके सारे क्या घूमेगा, हमारा पिनियन का मतलब छोटा गियर, पिनियन का मतलब क्या, छोटा गियर। इस तरह से गियर का दाता होगा हमारा कटा हुआ, या इसमें फंस करके यह गियर होगा, इसको पिनियन बोलोगे, या रैक। ये हमारा क्या हो गया, रैक हो गया, और यह हमारा पिनियन हो गया, ठीक है। तो अब देखिए अगर हमारा क्या रैक या पिनियन कोई भी चले, जैसे मान लीजिए रैक को आप चला रहे हैं, अगर रैक को हम इधर को ले जाएंगे, इधर को, जब रैक हमारा ऐसे रेखी गति करता हुआ आगे बढ़ेगा तो इसका दाता इससे टकराएगा और इसको गोल गोल घुमाएगा ना, ये हमारा सीधे आगे बढ़ेगा और ये गियर हमारा से गोल गोल घूमेगा। मतलब रैक हमारा सीधा चल रहा है, रेखी गति कर रहा है, और पिनियन गोल गोल चल रहा है, रोटरी मोशन कर रहा है। तो रैक एंड पिनियन की मदद से हम लोग रेखी गति को रोटरी मोशन में या रोटरी मोशन को रेखी गति में बदल सकते हैं, इसके मैकेनिज्म से। इसका मतलब यही चीज हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर में लगा हुआ है, तभी हम लोग इस लीनियर मोशन को
को रोटरी मोशन में बदल पा रहे हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, सेकंड पिनियन। जब कोई बात करें स्क्रू एंड नट का, तो यह कौन से में होता है, तो यह माइक्रोमीटर में होता है। किसमें होता है, जो हमारा माइक्रोमीटर होता है ना, माइक्रोमीटर जो होता है हमारा वो स्क्रू एंड नट के सिद्धांत पे काम करता है। कैसे, जैसे नट देखा है आपने, स्क्रू और नट, नट के अंदर जब स्क्रू को हम घुमाते हैं, स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाते हैं और नट धीरे धीरे, सॉरी जो स्क्रू है धीरे धीरे नट में आगे बढ़ता जाता है। भाई हमारे पास नट हो गया और हमारे पास क्या हो गया, स्क्रू हो गया। तो जब हम लोग स्क्रू को घुमाते हैं, स्क्रू को जब ऐसे गोल गोल आप घुमाओगे तो क्या होगा, स्क्रू जो है हमारा नट में आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे ही तो माइक्रोमीटर में भी होता है। माइक्रोमीटर में जब थिम्बल को घुमाया जाता है तो उसका स्पिंडल धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जब उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो पीछे बढ़ता है। सेम वही काम इसमें भी स्क्रू और नट में भी होता है। इसीलिए इसका मतलब माइक्रोमीटर में भी उसी टाइप की व्यवस्था की गई है। इसीलिए बोला जाता है जो माइक्रोमीटर है वह स्क्रू एंड नट के सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर को उपयोग करके किस डायमेंशन को मापा जाता है। यह जो फिगर है हमारा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का है। इससे क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। इसमें फर्क क्या है, तो यहाँ देखिए, बाकी में क्या एनविल और नॉर्मल स्पिंडल होता है, लेकिन इसमें क्या रहता है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे थ्रेड होता है, हमारी थ्रेड कटी होती है ना, तो थ्रेड को मापने के लिए उसी हिसाब से देखिए इसमें भी एक साइड थ्रेड गहराई में चला जाएगा, एक ही हिस्सा। भाई यह क्या होगा, जहां वी टाइप बना हुआ है तो यह वाला हिस्सा क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा, और दूसरी साइड जो यह वाला बना हुआ है यह क्या होगा, इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, भाई थ्रेड कटी होगी जब इस तरह से, तो एक साइड हमारा यह अंदर, यह वाला हिस्सा इसके अंदर ऐसे चला जाएगा और इधर वाला हिस्सा इसके ऊपर ऐसे चढ़ जाएगा, कैप टाइप का। तो यह हमारा क्या होता है, यही हमारा लगा होता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में। तो इसके जो एनविल होते हैं ये चेंजेबल होते हैं, क्योंकि थ्रेड अलग अलग होती है ना, बीए थ्रेड है, बीएसपी थ्रेड है, स्क्वायर थ्रेड है। तो जैसी थ्रेड होगी उसी थ्रेड के एंगल के अनुसार अलग अलग एनविल होते हैं। तो इसीलिए कई बार क्वेश्चन में यह पीछे क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन तब क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन सा ऐसा माइक्रोमीटर है जिसका एनविल चेंजेबल होता है, जिसके हम लोग एनविल को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि वो हमारा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर होता है, क्योंकि इसमें थ्रेड के अनुसार अलग अलग टाइप के एनविल लगाए जाते हैं। यहां से एनविल निकल जाएगा, दूसरा निकल लगा लेंगे जिस थ्रेड को चेक करना हो। तो इसका मतलब स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर ऐसा माइक्रोमीटर जिसके एनविल को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा था कि किस डायमेंशन को मापते हैं, तो इसकी मदद से हम लोग मापते हैं इफेक्टिव डायामीटर को। ऑप्शन डी दिख रहा होगा आपको, इफेक्टिव डायामीटर को, जिसे हम लोग पिच व्यास भी कहते हैं। इसीलिए मैं आपको पीछे बताया था पिच व्यास। पिच व्यास को हम लोग क्या इफेक्टिव डायमीटर, प्रभावी व्यास भी कहते हैं। पिच व्यास क्या था, तो मैंने आपको बताया था कि रूट और क्रेस्ट जो था इसके बीच में, इसके आधे पर रूट और क्रेस्ट के बीच में एक लाइन खींच लीजिए, और नीचे भी ऐसे रूट और क्रेस्ट के बीच में एक लाइन खींच लीजिए। तो यह जो हमारा डायामीटर होता है, यही हमारा क्या होता है, इफेक्टिव डायामीटर, इफेक्टिव डाया या फिर पिच व्यास होता है, पिच डाया होता है। आई बात समझ में, कहां पे है, तो देखिए मेजर डाया, क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की दूरी मेजर डाया, और रूट से रूट के बीच की दूरी माइनर डाया, और इन्हीं के बीच में यह मेजर डाया या माइनर डाया, इनके बीच का जो डाया निकला है हमारा वही पिच व्यास या इफेक्टिव डाया होता है। इसीलिए मैं पीछे चीज बताता था। इस इफेक्टिव डाया को, जैसे हमने आपको बता दिया कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का यूज कहां करते हैं, इफेक्टिव डायामीटर, इफेक्टिव डाया को चेक करने के लिए, स्क्रू थ्रेड के इफेक्टिव डाया को चेक करने के लिए। अब आपको पता ही नहीं होगा कि स्क्रू थ्रेड का इफेक्टिव डाया क्या होता है, तो आप याद तो कर लोगे लेकिन मजा नहीं आएगा, चीजें भूल जाएंगे। अब क्या है, अब आपको क्लियर हो गया कि भाई जो हमारा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर था क्या चेक करता है, तो वो इफेक्टिव डायामीटर को मापता है। इफेक्टिव डायामीटर क्या होता है, तो स्क्रू थ्रेड के बीच में दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, और उनके बीच का जो हमारा डाया होता है वो इफेक्टिव डाया होता है, जिसे हम लोग पिच व्यास के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस प्रकार का पावर ट्रांसमिशन स्पर गियर द्वारा संचालित होता है। देखिए स्पर गियर है हमारा, स्पर गियर वह गियर होता है जिसके दांते सीधे कटे होते हैं, अपने एक्सिस के समांतर कटे होते हैं, वो हमारा क्या होता है, स्पर गियर होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिगर ले रखा है स्पर गियर का, देख रहे हैं दोनों दांते बिल्कुल सीधे सीधे कटे हुए, दो गियर आपस में फंस कर चल रही है। यह इसकी शाफ्ट होगी, यह इसकी शाफ्ट होगी, दोनों शाफ्ट कैसे है, यहाँ भी दूरी बराबर है, यहाँ भी दूरी बराबर है। जब इन्हीं दो लाइनों में उनके बीच की दूरी हर जगह बराबर हो और वो लाइनें एक दूसरे को काटे ना, तो वह क्या कहलाती है, समांतर लाइन कहलाती है। तो उसी तरह यहाँ पे दोनों शाफ्ट है जो कि एक दूसरे से बराबर दूरी पे, इनके शाफ्ट कहीं भी एक दूसरे को काट नहीं रही है, और इस पे लगाया कौन सा गियर है, स्पर गियर लगा हुआ है। तो स्पर गियर कहाँ पावर ट्रांसमिट कर रही है, तो हम देख रहे हैं समांतर शाफ्ट, मतलब ये दोनों शाफ्ट एक दूसरे को काट नहीं रहे, एक दूसरे से बराबर दूरी पे हर जगह पे है। इसका मतलब ये दोनों शाफ्ट कैसे हैं, एक दूसरे से समांतर है, पैरेलल है। ठीक है, तो कैसे पावर ट्रांसमिट करेंगे, तो यह करेंगे पैरेलल ट्रांसमिशन, समांतर संचरण करेंगे। कौन, स्पर गियर। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा,
पैरेलल ट्रांसमिशन के लिए, समांतर संचरण के लिए। रटने वाली बात नहीं है, फिगर में मैंने आपको दिखाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या सेंटर खराद मशीन में कितने प्रकार के बेडवे होते हैं? जो लेथ मशीन होती है हमारी ना, उसमें बेडवे, जो बेड लगा होता है वो कितने प्रकार के बेडवे पे, जो बेड के ऊपर हमारा स्लाइड करने के लिए, जो उसके ऊपर पार्ट हमारा चाहे एनुअल स्लाइड कर रहा हो, हमारा कैरियज जो होता है, कैरियज में जो सैडल होता है, सैडल के ऊपर ही उसके बाद क्या होता है, सैडल ही होता है जो स्लाइड करता है। सैडल के साइड में एप्रन लगा होता है, सैडल के ऊपर क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड के ऊपर हमारा क्या होता है, कंपाउंड रेस, कंपाउंड रेस के ऊपर कंपाउंड स्लाइड या टॉप स्लाइड, उसके ऊपर टूल पोस्ट। तो इतनी सारी चीजें होती है। तो उनको स्लाइड करने के लिए जो हमारा सैडल है सबसे नीचे, जो बेस का काम कर रहा है, वही हमारा बेडवे पे स्लाइड करता है। तो उसको स्लाइड करने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है बेड पे, उसी को बेडवे कहते हैं। बेड पे जो रास्ता उनको सरकने के लिए, उनको खिसकने के लिए, उनको स्लाइड करने के लिए जो रास्ता बनाया गया, वो बेडवे बोला जाता है। तो जो हमारा बेडवे होता है लेथ मशीन में, वो 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो ये देखिए, फ्लैट टाइप होता है, एक वी टाइप होता है, और एक कॉम्बिनेशन बेड टाइप होता है। कौन कौन सा? 3 टाइप का हो गया। यह देखिए पहला हो गया। कौन सा? 3 टाइप का मैंने बताया। पहला जैसे फ्लैट टाइप, इसमें देखिए बेड पे जो हमारा वे बना हुआ, रास्ता जो बना हुआ खिसकने के लिए कैसे है, बिल्कुल फ्लैट है, चपटा है, तो फ्लैट टाइप बोला जाएगा बेड वे, कि बेड पे जो वे, जो रास्ता बनाया गया स्लाइड करने के लिए, वो फ्लैट है बिल्कुल। दूसरा सबसे ज्यादा ये वाला यूज होता है ज्यादातर, ठीक है, वी वाला, या फिर आजकल ये कॉम्बिनेशन वाला यूज होने लगा है, जो कॉम्बिनेशन वाला सबसे लेटेस्ट हो है। वी टाइप इसको बोलेंगे बेड वे। वी टाइप क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें देखिए जो ये बना हुआ कैसा है, वी जैसा है ना, वी की आकृति है, वी की आकृति है, तो इसको क्या बोलेंगे, वी टाइप बेडवे। इसमें जो रास्ता बना है वो वी टाइप का है। और यह है जो लास्ट वाला, इसको हम लोग कॉम्बिनेशन टाइप बोलते हैं, कॉम्बिनेशन टाइप बेडवे, कॉम्बिनेशन टाइप बेडवे। इसमें देखिए दोनों है, इधर देखिए वी भी बना हुआ, कॉम्बिनेशन इसलिए कह रहा, और यहाँ फ्लैट भी बना हुआ, इधर भी ऐसे क्या, फ्लैट वाला भी हिस्सा है हमारा और वी वाला भी हिस्सा है, तो इसलिए इसमें लिखा भी है, देखिए यह फ्लैट वाला, या फ्लैट गाइड हो गया और यह वी गाइड हो गया। फ्लैट सॉरी वी फ्लैट, इधर भी वी फ्लैट, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन था। इसमें सिर्फ फ्लैट था, इसमें सिर्फ वी था, जबकि इसमें वी और फ्लैट दोनों बना हुआ है, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन टाइप बोल देते कि इन दोनों का यह कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से 3 टाइप का हो गया, फ्लैट टाइप, वी टाइप, कॉम्बिनेशन टाइप। तो बेडवे कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का हो गया। अगला स्क्रू पिच गेज का उपयोग क्या है? यहाँ पे स्क्रू पिच गेज का फिगर दिखाया गया है, और ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि भाई ये जो स्क्रू पिच गेज होता है, इस पे इस तरह से थ्रेड कटा होता है। कई बार इसलिए हो गया क्योंकि हम लोग ऑप्शन को भी सॉल्व करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऑप्शन में पढ़ा रहता था, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते थे कि यहाँ पे हमारा है भाई ये कई सारे थ्रेड कटा हुआ है। तो जब किसी जॉब का, किसी स्क्रू का हमें क्या करना हो, थ्रेड को चेक करना है कि इनकी पिच कितनी है। पिच का मतलब एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड तक की सीधी दूरी, यही हमारा क्या होता है, पिच होता है। तो पिच कितना चेक करना होता है, तो हम इसको यूज करते हैं। इन ब्लेडों पे देखिए, इसमें 3 लिखा है, इसमें 3.5, इसमें 4, इनमें जो इस हर एक ब्लेड पे अलग अलग थ्रेड कटा हुआ है, अलग अलग पिच वाला, या 3 mm पिच वाला थ्रेड है, 3.5 mm पिच वाला थ्रेड है, 4 mm पिच वाला थ्रेड है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इस थ्रेड पे लगाते हैं। जो थ्रेड बिल्कुल इस थ्रेड से मैच कर जाता है, उस वाले थ्रेड पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये मैच कर गया तो हम देखेंगे इस पे 4 लिखा हुआ, इसका मतलब इसका अगर 4 mm पिच था, तो इससे बिल्कुल ये मैच कर गया है, तो इसका भी पिच कितना होगा, 4 mm होगा। तो इस तरह से हम लोग स्क्रू पिच गेज की मदद से पिच को चेक करते हैं, थ्रेड के पिच की जांच किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इस यंत्र का नाम क्या है? यहाँ पे आपको दिखाया गया यंत्र इस तरह से है, मुझे नहीं लग रहा बताने की जरूरत है, अभी जस्ट हमने पीछे दिखा था कि इधर हमारी भाई कैसी आकृति है, ऐसे वी का ग्रुप बना हुआ है, और इधर वाले में क्या है, इधर वाले में इस टाइप से बना हुआ। तो ये हमारा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन डी। इसके एनुअल चेंजेबल होते हैं, परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है एनुअल को। वर्नियर माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर। देखिए यह जो फिगर है हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर का है, जो बाहरी माप को लेता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर बिल्कुल ऐसे नॉर्मल होता है, यह हमारा थिम्बल होगा, इसको घुमाएंगे, हमारा स्पिंडल लगा आपके मूव करेगा, या एनुअल यहाँ फिक्स रहता है, ठीक है। तो और यह हमारा बैरल या सीव कहलाता है, और इस पर हमारी मेन स्केल बनी होती है, जो बिल्कुल सीधी लाइन होती है, इसको डेटम लाइन भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आउटसाइड माइक्रोमीटर हो गया। और वर्नियर माइक्रोमीटर क्या होता है, तो सेम इसी तरह से होता है, बस फर्क है कि यहाँ पे जो हमारा इसका है ना, ये बैरल स्लीव, जो हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर होगा सेम टू सेम आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह। फर्क कहाँ पे आएगा, फर्क आएगा यहाँ बैरल स्लीव वाले हिस्से पे। बैरल स्लीव पे यहाँ पे नॉर्मल बस हमारी मार्किंग की गई थी, इसमें क्या होता है, जितना इसमें मार्किंग था वो तो रहेगा, इसके अलावा 10 लाइनें, ये वर्नियर माइक्रोमीटर का फिगर है। देखिए
बाकी हिस्सा नहीं लिया हूं मैं क्योंकि सेम चीज है, बस इसी में परिवर्तन आ रहा है तो इसीलिए इसको जूम करके यहां दिखाया गया कि क्या होता है। तो बैरल स्लीव पे यहाँ पे 10 लाइनें अलग से बढ़ा दी जाती है। कितनी लाइनें होती है टोटल? यह पैरेलल लाइनें 10 लाइनें खींची गई होती है और इसी लाइनें को वर्नियर लाइन कहते हैं और यह माइक्रोमीटर वर्नियर माइक्रोमीटर कहलाता है। नॉर्मल आउटसाइड माइक्रोमीटर है तो इसकी लाइट काउंट 0.01 mm होती है, मतलब इस शुद्धता में, इस एक्यूरेसी में यह माप ले सकता है। जबकि वर्नियर माइक्रोमीटर में 10 लाइन एक्स्ट्रा जब वर्नियर लाइन की बढ़ जाती है तो इसकी एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाती है। यह जो है 0.001 mm तक की माप को माप सकता है। ये इसकी लिस्ट काउंट हो जाती है। ठीक है, दोनों क्लियर हुआ, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर क्लियर हुआ, बचा 3 वायर माइक्रोमीटर। यह जो है हमारा 3 वायर माइक्रोमीटर कहलाता है। इसके जो है बड़ी चीज है कि देखिए 3 वायर माइक्रोमीटर जो है हमारा ना, इसमें एक साइड देखेंगे आप, जो स्पिंडल वाला साइड ही इधर देख रहे हैं, एक पतला सा वायर टाइप का बना हुआ है। तो स्पिंडल वाले साइड एक वायर होता है, एनुअल वाले साइड 2 वायर लगा होता है, इसलिए इसे 3 वायर माइक्रोमीटर बोलते हैं। 3 वायर लगा हुआ है ना मापने के लिए। एनुअल साइड 2 वायर है और स्पिंडल साइड 1 वायर है। इसकी मदद से भी हम लोग इफेक्टिव डायमीटर को चेक करते हैं, प्रभावी व्यास को मापते हैं। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर भी इफेक्टिव डायमीटर को माप रहा था, यह भी इफेक्टिव डाया को ही, प्रभावी व्यास को, या कह लीजिए पिच डाया को ही चेक करता है स्क्रू के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है केंद्र खराद में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या? इसको पूछ रखा है, क्या कहते हैं? अब तक तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं। फिगर का पूरा एक एक पार्ट के नाम बताया था कि भाई ये सबसे ऊपर जो हमारा इसमें टूल को पकड़ते हैं तो इसको टूल पोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टूल पोस्ट कहते हैं। इसके नीचे आ जाए तो यही हमारा टॉप स्लाइड या कंपाउंड स्लाइड कहलाता है। टॉप स्लाइड भी बोलते हैं या फिर कंपाउंड स्लाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड स्लाइड। ठीक है, इसके नीचे आ जाए तो यह कंपाउंड स्लाइड जिसके ऊपर रखा हुआ या गोल सा चकत्ती आकार का है, इसको कंपाउंड रेस्ट बोलते हैं, जो कि 360 डिग्री पे रोटेट किया जा सकता है। यह क्वेश्चन आया हुआ है। कंपाउंड रेस्ट कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको 360 डिग्री पे रोटेट कराया जा सकता है? या पूछ देता है कंपाउंड रेस्ट को कितने डिग्री पे घुमा सकते हैं, तो 360 डिग्री तक इसको घुमाया जा सकता है। यह कंपाउंड रेस्ट के जस्ट नीचे यह जो है हमारा, यही हमारा क्या है? क्रॉस स्लाइड है। क्या है? क्रॉस स्लाइड। पार्टिंग आप करने के लिए, मतलब फेसिंग करना हो, पार्टिंग आप करना हो तो उसके लिए ज्यादातर हमारे इसी को यूज, क्रॉस स्लाइड को ही चलाया जाता है फेसिंग करने के लिए। पार्टिंग आप मतलब 2 भागों में बांटने के लिए इसी का यूज किया जाता है। डेप्थ मतलब गहराई, कट की गहराई लगाने के लिए भी क्रॉस स्लाइड को ही चलाते हैं। उसके बाद यह जो हैंडल है इसको ट्रांसवर्सिंग हैंडविल बोलते हैं। ट्रांसवर्सिंग हैंडविल, हैंडविल। ठीक है, यह जो है हमारा इस पार्ट को फीड सेलेक्टर बोला जाता है। फीड सेलेक्टर। उसके बाद यह वाला जो पार्ट है हमारा, यह होता है हमारा फीड शाफ्ट लीवर। उसके बाद यह वाला जो पार्ट है हमारा, यह कहलाता है लीड स्क्रू लीवर। लीड स्क्रू मैकेनिज्म लीवर भी कहीं कहीं बोलता है, लीड स्क्रू एंगेजमेंट लीवर बोल देता है, या लीड स्क्रू लीवर भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यह देखिए इस पे थ्रेड कटा 2 रॉड दिख रहे हैं, एक यह बिल्कुल प्लेन है और इस पे थ्रेड कटा हुआ है। जिस पे थ्रेड कटा हुआ है इसको लीड स्क्रू बोलते हैं। ये हमारा थ्रेड काटने के लिए यूज की जाती है। नॉर्मल टर्निंग वर्निंग और जो भी ऑपरेशन करना हो उसके लिए यह वाली रॉड यूज की जाती है जो नॉर्मल है, इसको हम लोग फीड शाफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीड शाफ्ट बोलते हैं। ये सारे हो गए। बचा क्या? जो एक्स के रूप में पूछा था इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं एप्रन। क्या बोलते हैं? एप्रन, जो कि इधर सामने की साइड सैडल के लगा। तो सैडल कौन सा है? तो यह वाला जो चाकृति का हमारा हिस्सा है, यही हमारा क्या है? यही हमारा सैडल है। क्या है? सैडल है। और यहाँ पे जो यह बोल्ट बना हुआ है लॉक करने के लिए, सैडल लॉक कहलाता है। सैडल लॉक। तो इस तरह से मैंने आपको दोबारा सारे पार्ट के नाम बता दिया है। यहाँ पे पूछा था क्या होगा भाई? एप्रन होगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बाकी कौन सा होगा? सारे पार्ट मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यहाँ पर भी देखिए पार्ट के नाम पूछ रखा है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पहले ना। यह जो सबसे आगे भाई यह स्पिंडल है, किसका स्पिंडल है? तो मेन लेथ स्पिंडल कहलाता है। किसका स्पिंडल है? लेथ का स्पिंडल है, तो लेथ स्पिंडल बोलेंगे, लेथ स्पिंडल। ठीक है, सबसे ऊपर जो है हम लोग इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लच बोलते हैं, क्लच बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगी बारी इसको ही, तो यह क्या होता है? तो यह हमारा फीड सेलेक्टर होता है। क्या होता है? फीड सेलेक्टर। ठीक है, उसके बाद बारी आएगी जो यहाँ पे पूछ रखा है, तो इसको क्या बोला जाएगा? एक्स दे रखा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग फीड डायरेक्शन लीवर। क्या बोलते हैं? फीड
डायरेक्शन, फीड के डायरेक्शन के लिए कि किधर को जाएगा लीवर, इस वाले पार्ट को देखिए, इसके अंदर ही हमारे ना जो पुली वगैरह या जो बेल्ट वगैरह लगी होती है, तो इस पार्ट से उसको ढक दिया जाता है, तो यह कवर करने का काम करता है, तो इसको बोल दिया जाता है कवर। कवर कर दिया है किसको, कवर फीड ड्राइव मैकेनिज्म, जो भी फीड ड्राइव वाले मैकेनिज्म है उनको कवर कर दिया गया है। तो ये हो गए इसके सारे पार्ट्स के नाम। यहाँ पे इस वाले को पूछ रखा था क्या है, फीड डायरेक्शन लीवर है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको पूछा होता तो फीड सेलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, चिन्हित एक्स के रूप में चिन्हित खराद के विनिर्देशन का नाम क्या है। देखिए ये फिगर ऑलरेडी आ चुका है पहले, उस समय शायद कुछ और पूछा रहा होगा, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने सारे पार्ट्स के नाम उस समय बता दिए थे। अगर जिन्होंने ध्यान से देखा रहा होगा अब तक वो इसका जवाब भी दे चुके होंगे। ठीक है, तो मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दो, क्योंकि यहाँ पे जो जो दे रखा है ना सब मैं बता रखा हूं। ठीक है, सारी चीजें मैंने बता रखी है, तो इसका जवाब आप लोग दोगे। कमेंट में कैसे दोगे, आपको लिखना पड़ेगा कि 461 का कौन सा आंसर सही है। ठीक है, जिसको नहीं क्लियर होगा पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि खराद मशीन में बैक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या है। बैक गियर यूनिट खराद मशीन में, लेस मशीन में लगाई जाती है, उसका काम क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे ध्यान से 1 मिनट देखूं, फिगर सही दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ले रखा है, यह बैक गियर है, इसमें डिसंगेज पोजीशन में और यहाँ पे इंगेज पोजीशन में। इससे क्या होता है, देखिए पहले यह डिसंगेज है, यह वाला जो अलग से सिस्टम है ना, इसी को बैक गियर शाफ्ट या बैक गियर यूनिट कहते हैं। यह वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है और ये नीचे नॉर्मल है हमारा जो लेस मशीन का। इसमें भाई लेस मशीन में क्या होगा, इधर बियरिंग होगी, इधर बियरिंग होगी, बियरिंग पे हमारा एक शाफ्ट होगा जो हमारा मेन स्पिंडल कहलाता है, उसी पे हमारा यह देखिए क्या लगा होता है, चक लगा होता है। भाई इधर बियरिंग पे शाफ्ट लगी हुई और शाफ्ट के ऊपर हमारा चक लगा हुआ, और बीच में ये कई सारी पुलियां हैं, ये भी पुली होती हैं, 2-3 पुली दिख रही है आपको ना, तो भी पुली होता है और दूसरी साइड भी पुली होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सॉरी स्टेप पुली होता है। स्टेप पुली पे हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड करके इसको खिसका करके हम लोग क्या करते हैं और इसकी गतियों को चेंज करते हैं। भाई स्टेप पुली लगी होंगी तो जिस हिसाब से हम जिस पे चेंज करेंगे बेल्ट को, उस हिसाब से गति को कम ज्यादा यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे स्टेप पुली लगी हुई है और ये हमारी नॉर्मल स्पिंडल है। नॉर्मल सिचुएशन में हमारा नॉर्मल इस तरह से चल रहा होता है हमारा लेस मशीन। ठीक है, यह बैक गियर यूनिट अभी इससे कनेक्ट नहीं है। बैक गियर यूनिट को कनेक्ट कराने पे क्या होता है ये हम देखिए पहले नॉर्मल स्थिति में यहाँ से हमारा लेस मशीन पे पावर आया, देखिए यहाँ दिखा रहा है कि पावर हमारा यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से हो गया हमारा। यह जो होता है ना, जो बड़ा वाला गियर होता है, इसको हम लोग बुल गियर बोलते हैं। इसको जो होता है ना बुल गियर बोला जाता है। जो आगे इसमें बड़ी वाली गियर है इसको क्या बोलते हैं, बुल गियर, सांड वाला गियर। ठीक है, बुल गियर हो गया। आप यहाँ से हमारा ऐसे आया और ऐसे, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। यहाँ पे इस तरह से स्पीड बिल्कुल सीधी इसी से इसी में जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब हम बैक गियर यूनिट, अभी देखिए यहाँ पे डिसंगेज है, मिली नहीं है, अलग है, अलग है, कहीं भी जुड़ा नहीं है, डिसंगेज है। पर जब हम बैक गियर यूनिट को जोड़ते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हैं अभी बुल गियर को इस वाले जो हमारी स्टेप पुली है इस नट के द्वारा एक बोल्ट लगा करके जोड़ा गया। तो इसलिए यह वाली जो गति थी इस स्टेप पुली की पूरी गति थी सीधे ट्रांसफर हो गई किसको, इन नट कनेक्ट कराने की वजह से, जो यहाँ पे नट के द्वारा जोड़ा गया है दोनों पुलियों को। यहाँ दिख रहा होगा आपको इस तरह से एक नट टाइप पे लगा हुआ है और इसकी मदद से हम लोगों ने इन दोनों को जोड़ रखा है। तो इसलिए इस पे जो पावर आया यहाँ से बुल गियर को ट्रांसफर हो गया और बुल गियर ने फिर आगे चक को दे दिया, तो सेम टू सेम पावर इन्हें मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, बैक गियर यूनिट जो होती है हमारी, इसको जब कनेक्ट कराएंगे तो देखिए बैक गियर यूनिट यहाँ पे कनेक्ट होगी। यहाँ पे हमारा इंगेज वाला लीवर होता है, पहले ऊपर है तो डिसएंगेज है, इसको नीचे को खींचेंगे लीवर को, देखिए इसमें क्या हुआ, लीवर डाउन हो गया, अब यह इंगेज हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यह वाला आकर के इस पुली के साथ जुड़ गया और यह वाला बुल गियर के साथ जुड़ गया। ध्यान दीजिए अब क्या हो गया, यहाँ पर देखिए यह इधर वाले जो इसका पुली था यहाँ पर आकर जुड़ गया बैक गियर यूनिट का, और आगे वाला जो छोटा वाला था वह आकर के बुल गियर से जुड़ गया। और यह जो नट था, नट को हम बाहर निकालेंगे क्योंकि पहले इससे कनेक्ट था, अब नट को बाहर निकाल करके बुल गियर को इससे कनेक्ट कर देंगे। दिख रहे होंगे इंगेजिंग पिन, इसको हमने पिन को क्या किया, यहाँ पे पिन बाहर खींच दी गई है और इसको अब इससे कनेक्ट कर दिया गया है। तो अब देखिए जो यहाँ पे पावर ट्रांसमिट होकर आ रही थी, अब चूंकि यह बुल गियर इससे कनेक्ट है नहीं तो इसका पावर आगे नहीं जा पाएगी। पावर कहां चली गई, तो इससे हमने बैक गियर यूनिट को कनेक्ट किया, तो यहाँ से पावर इस पुली पे आ गई। पावर कहां चली गई, इस पुली से, और इस पुली से पावर इस पुली पे आ जाएगी आगे वाले पे, और यह पुली हमारा बुल गियर से कनेक्ट है। अब यह इसको पावर देगा और हमारा चक घूमने लगेगा। तो स्पीड में देखिए, स्पीड में क्या हो रहा है, पहले अगर नॉर्मल हमारा जो 60 पे यहाँ पावर मिल रही थी, पूरा पावर हमारे इस लेथ मशीन के बुल गियर को मिल जा रहा था डायरेक्ट यहीं से कनेक्ट होकर के, और उसी स्पीड से हमारा स्पिंडल घूम रहा था। लेकिन जब हमने इसे डिसएंगेज करके यहाँ पे बैक गियर यूनिट को लगा दिया तो अब ये पावर कहां चली गई, देखिए यहाँ पे इधर क्या है, इधर छोटी पुली है, बड़ी पुली है। भाई छोटी पुली है, छोटी पुली अगर 4 चक्कर लगाएगी, मान लीजिए 10 चक्कर लगाएगी या कर लीजिए 4 चक्कर लगाए, तब जाकर के बड़ी पुली 1 चक्कर घूम पाएगी।
मतलब यह स्पिंडल पहले क्या था, अगर 4 चक्कर लगा रहा था या छोटी पुली, तो यह भी 4 चक्कर, यह भी 4 चक्कर, और इसने सीधे बुल गियर को दे दिया था वह भी 4 चक्कर। मतलब अगर छोटी पुली 4 चक्कर लगा रही थी तो हमें स्पिंडल को भी 4 चक्कर या चक को भी 4 चक्कर का मोशन मिल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, अब हमने इसको यहां से डिसंगेज कर दिया तो यह पावर इसको नहीं मिल पाया बुल गियर को। अब यह पावर कहां चला गया, तो यह पावर सीधे मिल गया यहाँ पे बैक गियर वाले यूनिट में। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को, या जो छोटा गियर है ना, छोटा गियर को हम लोग पिनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिनियन बोलते हैं। आई बात समझ में, ये पिनियन हो गया, ये बुल गियर हो गया। वैसे ही इसमें क्या, यह बड़ा गियर है या छोटा गियर है, तो छोटे वाले को या क्योंकि बैक गियर यूनिट का है तो बैक गियर पिनियन बोल देंगे, बैक गियर पिनियन। आई बात समझ में। यहाँ पे क्या, बड़े वाले गियर को जो सबसे आगे था बुल गियर था, और यहाँ पे जो छोटा गियर है उसको पिनियन बोलते, तो सबसे छोटा ये था तो इसको पिनियन बोल दिए। वैसे इस साइड वाला जो इससे कनेक्ट हो रहा था भाई, यही दोनों गियर कनेक्ट हो रहा था ना, ये गियर है और बाकी यहाँ पे स्टेप पुली है। तो इसमें ऐसा ही, यह बड़ा है, यह छोटा गियर है, छोटे गियर को बैक गियर पिनियन बोलेंगे कि बैक गियर वाला। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर यह जब इससे कनेक्ट हो गया तो जब यह 4 चक्कर चलेगा तो यह बड़ा, क्योंकि वो बड़ा गियर है, यह 4 चक्कर चलेगा तो इसको एक ही चक्कर घुमाएगा। तो यह 4 चक्कर की, लेकिन यह पुली बड़ा होने के, गियर इसका बड़ा होने की वजह से इसको एक ही चक्कर घुमा गया, मतलब यह साफ एक ही चक्कर घूमी। स्पीड क्या हुआ, कम हो गया ना। पहले जब 4 चक्कर कर रहा था तो पूरा इसको मिल जा रहा था, और यहाँ 4 चक्कर की और तब जाकर के यह 1 चक्कर घुमा तो स्पीड कम हो गया। अब यह 1 चक्कर घुमा तो यह छोटी पुली को भी 1 चक्कर ही घुमाया, मतलब 4 चक्कर यह घुमा, 1 चक्कर इसको घुमाया। जब यह 1 चक्कर घुमा तो यह भी 1 आरपीएम घुमा, एक ही चक्कर घुमा। अब यह 1 चक्कर घुमा, लेकिन अब इसके साथ जो जुड़ रहा है यह क्या है, यह बड़ा गियर है। मतलब इस गियर को इसको 1 चक्कर घुमाने के लिए, क्योंकि देख रहे हैं ना यह वाला डायरेक्ट इससे जुड़ जा रहा है, यह जो छोटा हमारा पिनियन था बैक गियर का, इसके बुल गियर से हमारा जुड़ गया। तो जब यह छोटा गियर 1 चक्कर घूमेगा तब यह तो बड़ा है तो इसको तो नहीं घुमा, अब पता चलेगा जब ये 4 चक्कर घूमेगा तब जाकर के इसको 1 चक्कर घुमा पाएगा, है ना। ये भाई अब ये 4 चक्कर घूमने पे इसको 1 ही चक्कर घुमाया, और यह 1 चक्कर तो यह भी 1 चक्कर, तो इसको 4 चक्कर घुमाने के लिए क्या होगा, इसको 4 गुना चलना पड़ेगा। मतलब जब ये हमारा 16 चक्कर लगाएगा तब यह 4 चक्कर लगाएगा, जब यह 4 चक्कर लगाएगा तो यह भी 4 चक्कर लगाएगा, जब यह 4 चक्कर लगाएगा तब 1 चक्कर लगेगा। इसका स्पीड क्या होगी, ध्यान से समझिए। पहले अगर यह 16 चक्कर लगाता तो सीधे यहां कनेक्ट था, बुल गियर भी 16 चक्कर लगाता, स्पीड यह 16 तो बुल गियर भी 16। लेकिन अब क्या हो रहा है, अगर यह 16 चक्कर लगा रहा है तो यह 4 ही चक्कर लगा पा रहा है, क्योंकि बड़ा गियर है तब 1 ही चक्कर घूम पाए। यह 16 लगाएगा तब जाकर के यह 4 चक्कर लगाएगा, यह 4 तो यह भी 4, और यह 4 जब लगाया तो चूंकि इधर बड़ा गियर है तो पता चलेगा 1 ही चक्कर घूम पाएगा। तो इस तरह से स्पीड क्या होगी, हमने 16 का चक्कर का स्पीड दिया और हमें मिली 1 चक्कर की। मतलब बैक गियर यूनिट कनेक्ट होने के बाद स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है। ये मैं मतलब ऐसा नहीं कि ये 16 घूमेगा तो 4 ही चक्कर घूमेगा, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था समझाने के लिए, अब समझ में आया होगा। तो किस लिए होता है, स्पिंडल की गति को कम करने के लिए। जैसे ही हम लोग बैक गियर यूनिट को यहाँ पे इंगेज करते हैं तुरंत यहाँ से बुल गियर यहाँ से डायरेक्ट हट जाता है, अब इसका जो गति होता है इस पे ट्रांसफर होता है, इस पे से इस पे, इस पे से इस पे, स्पीड उसकी कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है गेज का नाम क्या। भाई इस गेज का नाम तो मुझे नहीं लग रहा बताने की जरूरत है। स्क्रू पिच गेज, पिच को जो चेक करता है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। स्क्रू पिच गेज। रिंग गेज कौन सा, ये वाला रिंग गेज का फिगर है। फिलर गेज कौन सा है, फिलर गेज ये वाला है। रेडियस गेज या फिलर गेज ये वाला, हालांकि ये पहले भी आया है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। रिंग गेज किस लिए होता है, मैंने आपको बताया था रिंग और प्लग गेज दो चीजें होती है। ये आपका सेकंड ईयर में, लेकिन फर्स्ट ईयर में भी थोड़ा बहुत एक दो टॉपिक इसका डाल दिया गया है, इसलिए हम लोग इसके बारे में देख लेंगे। रिंग गेज, रिंग का मतलब मैंने अंगूठी बताया था, अंगूठी उंगली के ऊपर पहनते हैं, तो मतलब रिंग की मतलब से भी ऊपर वाला, मतलब बाहरी माप को मापने के लिए, बाहरी डाया को चेक करने के लिए रिंग गेज। एक्सटर्नल डाया चेक करने के लिए, किसके लिए, एक्सटर्नल डाया, बाहरी डाया को चेक करने के लिए। जबकि फिलर गेज, और मैंने प्लग गेज भी बताया था, प्लग सॉकेट के अंदर चला जाता है, मतलब प्लग अंदर की माप लेगा, आंतरिक व्यास चेक करेगा। और रिंग गेज बाहरी माप, एक्सटर्नल डाया। फिलर गेज क्या है हमारा, फिलर गेज है हमारा। फिलर गेज में क्या होता है, कई सारी ब्लेड होती है, कई सारी पत्तियां होती है जो एक साथ मिलकर के इनकी मदद से फिलर गेज को थिकनेस गेज भी कहते हैं। गैप को चेक किया जाता है, कहीं दो पार्ट है, अगर कहीं हमारे एक पार्टिया हो गया, दो पार्ट दूसरा पार्टिया हो गया, तो दोनों के बीच में जो गैप है इसको चेक करने के लिए फिलर गेज यूज करते हैं। फिलर गेज के ब्लेड पे उनकी मोटाई अंकित की गई होती है, सब ब्लेड जो अलग अलग मोटाई की होती है। इसको इसके अंदर डाल देंगे, एक ब्लेड डालेंगे, अगर पता चला वो आसानी चला गया, दूसरा डाले या भी आसानी चला गया, तीसरा थोड़ा टाइट जा रहा है, चौथा जा ही नहीं रहा है। जब चौथा नहीं जा रहा है तो इसके जब पहले तीसरा चला गया था टाइट, तो इसपे जो माप लिखा है 0.15, इसका मतलब इन दोनों पार्ट के बीच में 0.15 का गैप है, हमें पता चल जाएगा।
कभी कभी ज्यादा गैप होता है तो हम 2 या 3 ब्लेडों को भी मिला करके इसके अंदर डाल सकते हैं, जो फिट आ जाएगा। फिर तीनों ब्लेड की माप को आपस में जोड़ लेंगे, हमें पता चल जाएगा दोनों पार्ट के बीच में गैप कितना है। तो वह काम होता है फिलर गेज का। रेडियस गेज क्या होता है, तो देखिए यह होता है हमारा रेडियस गेज। यह चूंकि पहले बता चुका हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं यहाँ पे, कि रेडियस गेज या फिलर गेज होता है हमारा, इसका यूज किया जाता है आंतरिक और बाह्य त्रिज्या को चेक करने के लिए। आंतरिक और बाह्य त्रिज्या को चेक करने के लिए, इंटरनल एक्सटर्नल रेडियस को चेक करने के लिए, ठीक है। देखिए यह वाला जो पार्ट है यह आंतरिक त्रिज्या के अंतर्गत चला जाता है, उसको चेक करता है। और इसमें से गड्ढा टाइप को बनाया, अवतल बनाया। जो उत्तल वाला है वह कहां जाएगा, कोई पार्ट है भाई हमारा, उस पे ऐसे ग्रुप कटा हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर हमें चेक करना है इस त्रिज्या को, तो ये उसके अंदर चला जाएगा। मतलब जो उत्तल वाला हिस्सा है वो इसके अंदर चला जाएगा। तो उत्तल वाला आंतरिक त्रिज्या को चेक करता है, जबकि कहीं हमारा पार्ट को ऐसे साइड में कोई पार्ट है हमारा और यहाँ पे गोलाई बना हुआ है, इस वाले को चेक करना है बाय रेडियस को। तो उसके लिए क्या होगा, यह जो हमारा अवतल वाला रेडियस है इसके ऊपर चढ़ जाएगा और यहाँ पे इसको आसानी से चेक कर लेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगला कह रहा है कि पिच की सीमा क्या है जिसे स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। व्हाट इज द रेंज ऑफ पिच दैट कैन बी मेजर्ड बाय स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। भाई स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का यह फिगर है, हम लोग कई बार देख चुके हैं। इसका पूछ रहा है कि इसकी मदद से जो हम लोग मापते हैं ना पिच को, तो भाई इफेक्टिव डायमीटर चेक करते हैं ना, तो उस इफेक्टिव डायमीटर चेक करने की उसकी सीमा क्या है, इसमें जो पिच मतलब होता है उसकी सीमा क्या है। बात कर रहा है कि पिच की सीमा क्या है। पिच की जो सीमा होती है ना उसको हम लोग दिखाते हैं M1 से M30, ठीक है। M1 का जो मान होता है वो कितना होता है, तो M1 की जो वैल्यू होती है 0.25 होती है। जबकि ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, पूरा इसमें लगभग 25 ही है, M1 से M30 तक पूरा नहीं है, 10 है, 12 है, तो 27 है, 30 है, मतलब बीच बीच में गैप भी है। तो टोटल आप M1 वाला की देखेंगे तो मान 0.25 होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मान बढ़ता जाएगा। जो लास्ट है M30, तो M30 का जो वैल्यू आता है ना वो हमारा आता है 3.5 mm। कितना आता है, 3.5 mm। तो देखा जाए तो M1 से M30 तक को चेक करता है। M1 का मान 0.25 और M30 का मान 3.5 mm। कहां से कहां तक, मतलब 0.25 mm से 3.5 mm तक। यहाँ पे देखिए कौन सा है, C वाला 0.25 से 3.5 mm। तो इसी सीमा को यह चेक करता है, ठीक है। पिच की सीमा यह होगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक स्क्रू थ्रेड बीमा की किस रेंज को स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कितना, M1 से M30। M1 की जो वैल्यू रहती है 0.25 mm, जबकि यहीं पे M30 की जो वैल्यू थी क्या था आपका 3.5 mm, ठीक है। ये चीज तो मैंने बताया था 0.25 से 3.5 mm। M1 से M30 होता है। अगले वाले में ये वाला पूछ भी लिया, तो M1 से M30 ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोनों हो गया, ठीक है। चलिए तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।